हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ है। इस लेक्चर में हम देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के बारे में कि ये क्या है। प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में हमने देखा था जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, और इस लेक्चर में हम इसका एक्ट कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इस एक्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम पूरा कवर करेंगे। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है? 30 दिसंबर 1999 और ये कब फोर्स में आया? 15 सितंबर 2003 को। फोर्थ है पर्पस टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को प्रोटेक्ट कर सके, रजिस्ट्रेशन करवा सके और आइडेंटिफाइड बाय देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ज्योग्राफिकल ओरिजिन से हम उसे आइडेंटिफाई कर सके उन गुड्स को, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज से उन्हें प्रोटेक्ट करना और कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना। तो इस एक्ट का ये पर्पस है कि हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल सके, प्रोटेक्ट कर सके और कंज्यूमर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है? जीआई रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है? एट चेन्नई। अब हम इनके प्रोविजंस देखते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 21E में बताया है, डिफाइन किया है जीआई को। सेक्शन 2G ऑफ जीआई एक्ट स्टेट्स टाइप ऑफ गुड्स आर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ जीआई। ठीक है, तो सेक्शन 2G में क्या बताया है? टाइप्स ऑफ गुड, कौन कौन से गुड्स को जीआई एक्ट में कवर किए जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल, नेचुरल, हैंडीक्राफ्ट और ऑफ एनी इंडस्ट्री, फूड स्टफ। इन चार जो आइटम्स है, इन्हीं चीजों को, इन गुड्स को ही यहां पर कवर किए जाएंगे इस एक्ट में। सेक्शन 11 में बताया है एन एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर रजिस्टरिंग जीआई, और सेक्शन 16 में बताया है कि रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। अभी हम इन प्रोसीजर्स को, किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होंगे, वो सारी चीजें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम प्रोसीजर देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या प्रोसीजर है। तो पहला है फाइल एन एप्लीकेशन। अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, अभी इसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। फाइल एन एप्लीकेशन, पहले हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन का एग्जामिन होगा, शो कोज नोटिस इफ नीडेड, यानी किसी भी तरह का अगर कोई इशू अराइज हुआ तो उसके लिए नोटिस दिया जाएगा एप्लीकेंट को, तो यहाँ पर बताया है। उसके बाद पब्लिकेशन की जाएगी, है ना। पब्लिकेशन के बाद अपोजिशन प्रोसीजर होगा। अपोजिशन प्रोसीजर यानी कि कोई भी अपोजिशन रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेज हो रहा है तो फिर वो कोर्ट में बात जाएगी, अगर नहीं रेज हो रहा है तो फिर आगे स्टेप बढ़ेगा, क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड सील, यानी उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अगर कोई अपोजिशन नहीं निकलता है तो। फिर अगर जब भी टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद आप रिन्यू करवा सकते हो। तो ये तो अभी हमने समझा इसको शॉर्ट में, अभी हम इसको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिटेल में देखते हैं प्रोसीजर्स को। पहला है फाइल एन एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए? तो फॉर्म GI-1 ये फॉर्म होना चाहिए विथ GI रजिस्ट्री इन चेन्नई। ठीक है, रजिस्ट्री किया जाना चाहिए चेन्नई में और जो भी प्रिस्क्राइब फी है उसके साथ। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ केस, जैसे कि जो जो चीजें इस एप्लीकेशन में हम इंक्लूड करेंगे वो होगा प्रोडक्ट्स ओरिजिन, कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कौन से प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी यूनिक क्वालिटीज क्या क्या है, प्रोडक्शन मेथड हमने क्या क्या यूज किया है, हिस्टोरिकल लिंक टू द रीजन। ये सारी चीजें हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ केस, यानी हम इसको स्टेटमेंट ऑफ केस बोलते हैं, इन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे उस एप्लीकेशन में। और अ सर्टिफाइड जियोग्राफिकल मैप, यानी किस लोकेशन का है, यानी वो एरिया क्या है, कौन सा एरिया है जहां का ये गुड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस फॉर्म में मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन में हम इस सारी चीजों को मेंशन करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? सबमिट एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड है एग्जामिनेशन बाय रजिस्ट्रार फॉर द फॉर्मल कंप्लेंट्स, यानी कि एक
फॉर्मल कंप्लायंसेस है कि क्या क्या उसमें बिल्कुल एग्जामिन करेंगे उस एप्लीकेशन का कि क्या सही है क्या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें एग्जामिन की जाएगी। फोर्थ है शो कोज नोटिस इफ नीडेड। क्या शो कोज नोटिस इफ डेफिशिएंसी या फिर कोई इशू अगर उसमें अराइज होता है या फाउंड होता है कि इन चीजों में ये चीजें इश्यूज अराइज हुए हैं, ठीक है, तो नोटिस इशू किया जाएगा एप्लीकेंट को कि वो रिस्पॉन्ड करे 2 महीने के अंदर अंदर। ये भी जो भी हमें डिफिशियंसी या जो भी इशू अराइज हुआ है उस एप्लीकेशन में, तो उसे आप 2 महीने के अंदर आप उस चीज को रिस्पॉन्ड करें। फिर उसके बाद है पब्लिकेशन। अब जब ये चीजें हो गई कि चलो अगर कोई कॉज अराइज ही नहीं हुआ या कॉज अराइज होने के बाद सब ठीक हो गया, उसके बाद पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, इट इज पब्लिश्ड इन द जीआई जनरल टू इनवाइट द पब्लिक ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर पब्लिक की ऑब्जेक्शन यहाँ पर देखी जाएगी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन तो अपोजिशन तो रेज नहीं हो रहे, ये चीजें देखी जाएगी, इसलिए यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। अब 6th स्टेप है इसका ओपोजिशन प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? अगर अपोनेंट रेज होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये 2 चीजें प्रोबेबिलिटी है। अगर रेज नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर रेज होता है, अपोनेंट रेज होता है, तो उसे नोटिस फाइल करनी पड़ेगी विद इन 4 महीने के अंदर। जब भी पब्लिश हुआ है उसके 4 महीने के अंदर अंदर उसे नोटिस फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट देन फाइल अ काउंटर स्टेटमेंट फॉलोड बाय एविडेंस सबमिशन एंड अ हियरिंग फॉर बोथ द पार्टीज। तो अब यहां पर जब ओपोनेंट ने नोटिस फाइल किया 4 महीने के अंदर पब्लिकेशन के, तो अब एप्लीकेंट को भी यहां पर काउंटर स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो कि एविडेंस है, ठीक है, उसको काउंटर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कोर्ट को, और यहां पर कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनेगी। अगर यहां पर अपोनेंट गलत हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक अपोजिशन प्रोसीजर कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पर कि रेज होता है या नहीं होता है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई अपोजिशन रेज नहीं हुआ या जो अपोजिशन था वो गलत था, ठीक है, तो अब क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अ सर्टिफिकेट विद द सील ऑफ द जीआई रजिस्ट्री इज इशूड। रजिस्टर हो गया और उसमें सील लग गई सर्टिफिकेट में, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, तो यहां पर हो गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब बात आती है सेक्शन 18, है ना। सेक्शन 18 में बताया है टर्म पीरियड, ठीक है, टर्म पीरियड एंड रेन्यूअल, यानी कि कितना टाइम पीरियड दिया गया है, रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक रहेगा, 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल के बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हो, जितना भी टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया है इस एक्ट में, जितना भी प्रिस्क्राइब फी बताया है उसके हिसाब से आप रिन्यू करवा सकते हो। तो हमने प्रोसीजर समझ लिया कि प्रोसीजर ये है क्या, बहुत हमने इजी वे में समझा है कि प्रोसीजर होता क्या है, हमने प्रोसीजर्स देख लिए। अब हम देखेंगे सेक्शन 9 जो कि बात करता है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट पॉइंट में बताया है विच वुड लाइकली टू डिसीव और कंफ्यूजन, ऐसे कोई भी गुड्स जो कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो वो रजिस्टर नहीं होगा। कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ, ऐसे जो कि लॉ से कॉन्ट्ररी यानी लॉ के अगेंस्ट जा रहा हो, तो ऐसे कोई भी चीजें वो रजिस्टर नहीं होंगे। विच आर स्कैंडलस या फिर ऑब्सिन मैटर, यानी कि ऐसे कोई चीजें जो कि ऑब्सिन है ना, जो कि लोगों के लिए सही नहीं है, गलत चीजें बताना, वो ऐसे चीजें क्या होती है, ये भी रजिस्टर नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है हर्ट द रिलीजियस के कोई भी सेंटिमेंट्स को, किसी भी क्लास या ग्रुप ऑफ पर्संस के, उनको हर्ट करना, रिलीजियंस को हर्ट करना, ये भी चीजें इसमें रजिस्टर नहीं होंगे ऐसे कोई भी गुड। बी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन अ कोर्ट, यानी कोर्ट में उसे प्रोटेक्शन मिलने के लिए वो एंटाइटल ही नहीं है। 6 है जेनेरिक नेम्स,
Seventh, falsely represent to the person that the goods originate in another territory और रीजन और लोकेलिटी एज द केस में भी, यानी कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना कि भाई ये इस लोकेलिटी से या इस रीजन से वो चीज ओरिजिनेट हुआ है, तो सीधी सी बात है फॉल्सली रिप्रेजेंट करना। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है, ये सारे ग्राउंड्स ये है कि ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन में। अगर ऐसे कोई भी चीजें अगर ऐसे कोई भी गुड्स हुए तो उन्हें रजिस्टर नहीं किए जाएंगे सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। अब हम देखते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इट इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है। जैसा कि हमने देखा कॉपीराइट में ऑथर जो होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो अप्लाई करता है। जैसे पेटेंट है, पेटेंट में भी यही होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई करता है, पर जीआई में यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई नहीं करेगा। तो कौन कौन अप्लाई करेगा ये चीज इसमें बताइए। तो कौन कौन पर्सन है? एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द लॉ, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, ऑथराइज्ड यूजर। ये जितने भी लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये अप्लाई कर सकते हैं जीआई के लिए, पर इंडिविजुअल पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर। हमने इस लेक्चर में जीआई एक्ट को पूरा कवर किया कि क्या क्या चीजें हैं। बस अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इंफ्रिंजमेंट देखेंगे, इंफ्रिंजमेंट और उनके रेमेडीज क्या है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहे। सब्सक्राइब करना भूलना मत।